हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डाइपोल और बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल या किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रख दोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा, जब आप किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वहां पर हम देखेंगे कि आपको टॉर्क देखने को मिलेगा, फोर्स नहीं देखने को मिलेगा। या हमको एक फोर्स देखने को मिलेगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल जो डेफिनेशन है फोर्स की वो क्या है, डिस्प्लेस करना। हमारे पास क्या होता है, फोर्स कहलाता है। तो इसमें डिस्प्लेस ना होकर के एंगल बनेगा, एंगल के साथ वो वहां पर रोटेट करेगा। तो टॉर्क आपको देखने को मिलेगा और साथ के साथ आज हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो वहां पर हमने टॉर्क फाइंड आउट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। आज हम सेम वैसे ही यहाँ पर किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसके लिए हम टॉर्क की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मान लीजिए आपके पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना चाहते हो, या तो आप डॉट से दिखा सकते हो या क्रॉस से दिखा सकते हो। डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, या लाइनिंग से दिखाओगे। अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है तो लाइनिंग से आप दिखाओगे। लाइनिंग की स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए, सारे के सारे जो लाइनिंग की जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बी टेस्ला हमारे पास है। यूनिफॉर्म है, हर जगह इसका मैग्नीट्यूड बराबर, यहाँ पर भी बी टेस्ला, यहाँ पर भी, सब जगह। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक मैग्नेट को इधर रखी हुई है, यहाँ पर उधर उसका नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड साउथ पोल है। यहाँ कोई दूसरी मैग्नेट रखी हुई है जिसका साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल कहीं और है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर एक बार मैग्नेट रख दिया, हम कहीं मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया, कुछ इस टाइप से ये रख दिया मैंने, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसे ये है उसका साउथ पोल और ये है उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। यहां पर एंगल जो बन रहा है उसका, यहां पर ये जो एंगल जो बन रहा है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, थीटा एंगल यहाँ पर उसके साथ बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का बार मैग्नेट के साथ एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पर जब आप इस बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का क्या मतलब है कि ये अब डिस्प्लेस नहीं होगी, इधर की साइड या इधर की साइड डिस्प्लेस नहीं होगी। जैसे आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। कोई दूसरी बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ को आप नॉर्थ के पास लेकर के आओगे तो क्या होगा, डिस्प्लेस होगी, इधर की साइड डिस्प्लेस होगी। या साउथ को नॉर्थ के पास लेकर के आते हो तो इधर की साइड अट्रैक्ट होती है। अब ये यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं होगी, क्या होगी, अब ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। फोर्स है लेकिन नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि हम कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें फोर्स नहीं लगता है। फोर्स नहीं लगने का मतलब उसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि वहां पर टॉर्क लग रहा है। ओके, मतलब एंगल की फॉर्म में वहां पर आपके पास रोटेशनल फोर्स वहां पर आपके पास है। तो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ये साउथ पोल है, इस साइड इसका नॉर्थ पोल है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, किधर की साइड है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे मैग्नेट थी जिसका नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, कोई दूसरी मैग्नेट का, दूसरी साइड नॉर्थ, ऐसे इसका साउथ पोल इधर की साइड। तो अब ये क्या होगा, साउथ पोल जो है वो इधर की साइड अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की साइड अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पोल जो है वो किधर की साइड अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल की साइड अट्रैक्ट होगा, इधर की साइड अट्रैक्ट होगा। यहां पर आपके पास ये जो मैग्नेटिक डाइपोल जो हमने लिया है, दोनों ही पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। इसकी भी, एस वाले की भी m एम्पियर मीटर है और नॉर्थ वाले की भी m। डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की वो मैं कितनी लेकर के चल रहा हूं, 2 टाइम ऑफ a, जो सभी के लिए मैं लेकर के चलता हूं। हर केस में जो मैंने डिस्टेंस ली है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पर अब 2a। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक फोर्स इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इधर की साइड। अगर m इसकी पोल स्ट्रेंथ है, b मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रखा है तो m इंटू बी।
सेम ऐसे ही इधर की साइड जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, m इंटू बी, इतना ही फोर्स लगेगा। ये स्मॉल m यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, वो भी आएगा अभी। तो यहाँ पर ये आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट ऐसे रखी हुई थी, इस एंड पे भी फोर्स लगा, इस एंड पे भी फोर्स लगा, तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करके ऐसे पहुंच जाएगी। ये जो इसका साउथ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाता है। ये अपने आप को स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ये इसका स्टेबल पोजीशन। ठीक, तो अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टॉर्क की, कि यहाँ पर आपको टॉर्क कितना देखने को मिलेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं टॉर्क, हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कोई सा भी उठा लीजिए, दोनों एंड पे एम भी लग रहा है, एम जो अपोजिट है, बी जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रा किया, ये आपके पास एंगल था, नाम दे देता हूं, ये आपके पास ए बी सी। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी टू सी। वैल्यू मुझे किसकी पता है, ए टू बी की। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है मेरे पास, थीटा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी साइन ऑफ थीटा, या ए बी मेरे पास कितना है, 2a साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। अब जरा इसको फिर से ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल m इंटू 2a क्या बन गया, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये बन जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल M B साइन ऑफ थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गई, M क्रॉस B। M क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और B जो है वह यहाँ पर आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ही यहाँ पर टॉर्क लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर इधर की साइड कम होता है, इधर की साइड ज्यादा होता है, इधर की साइड ज्यादा होता है, इधर की साइड कम होता, तो फिर ये यहाँ पर फोर्स लगता। फोर्स लगने का मतलब यहाँ पर बार मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल जो डिस्प्लेस होने की कोशिश करता, डिस्प्लेस हो जाता, फिर वो रोटेट नहीं करता, डिस्प्लेस होता। तो ये कई बार पूछ लेता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो टॉर्क वहां पर आपको वो रोटेट करता है, वहां पर उस केस में फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस केस में जब आप बार मैग्नेट को वहां रख देते हो तो वहां पर फोर्स लगता है। रीजन ये है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में स्टडी कर लेते। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं इफ थीटा इज 0 डिग्री, उस केस में टॉर्क क्या होगा, साइन 0 0 टॉर्क 0। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, मीनिंग समझिए डियर स्टूडेंट्स इसका। जहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो ये है नॉर्थ टू साउथ, थीटा 0 होने का मतलब ये एंगल यहाँ पर, ये वाला जो एंगल ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बन रहा था, तो ये थीटा हो गया 0। मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल जो है, बार मैग्नेट जो है, उसका साउथ पोल इधर की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल इधर की डायरेक्शन में, तो उस केस में यहाँ पर टॉर्क 0 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि स्टेबल पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर ये जो है आपके पास इसकी पोजीशन जो है वो स्टेबल पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा अगर 0 है तो टॉर्क 0। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, 90 होने का मतलब अगर यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल जो ऐसे है इस टाइप से, थीटा 90, तो उस केस में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। एंड इफ थीटा इज 180 डिग्री, उस केस में क्या होगा, थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो साइन 180 0, टॉर्क की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, टॉर्क की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन वो जो उसकी पोजीशन जो होगी, उसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। मतलब कहने का यहाँ पर थीटा 180 डिग्री होने का क्या मतलब है, इसका जो नॉर्थ पोल जो है, इसका जो नॉर्थ पोल जो है वो इधर की साइड है मैग्नेटिक डाइपोल का, साउथ पोल जो है इधर की साइड है, ठीक है। थीटा कितना हो गया 180 केस में। अब ये इस केस में रोटेट नहीं कर सकता है, अब ये इस केस में रोटेट नहीं कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता
तो मतलब ये यहाँ पर आपके पास टॉर्क जीरो, रोटेट करेगा तभी तो हमारे पास टॉर्क देखने को मिलेगा, रोटेट नहीं कर सकता, टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो है लेकिन जो पोजीशन जो अनस्टेबल है, ये इसमें रहना नहीं चाहता। ये किधर की साइड रहना चाहता है, इसका साउथ पोल नॉर्थ की साइड रहना चाहता है, नॉर्थ पोल साउथ की साइड रहना चाहता है, लेकिन है ऐसे तो ये घूम नहीं सकता है। घूम नहीं सकता तो टॉर्क की वैल्यू जीरो है, टॉर्क की वैल्यू जो है वो जीरो है, क्योंकि ये यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास पोजीशन जो है ये अनस्टेबल पोजीशन है इसकी, इसमें ये रहना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है टॉर्क की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा +1 क्लास के साथ रिलेट करते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा +1 क्लास के अंदर जाते हो, हम यहाँ पर क्या है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये जो बार मैग्नेट जो रोटेट करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या टाइम पीरियड अगर हमें पता लग जाए, मतलब एक रोटेशन आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट उठाएंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो हम करते आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस बार मैग्नेट का, वो आपके पास है कैपिटल एम। कैपिटल एम से तो हमारे पास ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। आई से दिखा देते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपके पास है कैपिटल आई। ठीक है, तो अब यहां पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड। तो देखिए कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा यहाँ पर बहुत स्मॉल है, तो उस केस में साइन थीटा जो होगा वो नियरली इक्वल टू थीटा के होगा। साइन 0.0, साइन 0.001, अप्रोक्सीमेटली 0.001, साइन 1, साइन 2, ये मतलब जब स्मॉल थीटा जब आपके पास होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा ही होता है। रेडियन के अंदर हम मेजर करते हैं SI सिस्टम में, तो बहुत कम वैल्यू हमारे पास होती है, नियरली इसी के इक्वल आती है। तो इस केस में मैं साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख दूं, तो टॉर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, mb इंटू थीटा। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा याद कीजिए, जो हमने टाइम पीरियड की जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी सिंपल पेंडुलम के लिए, या और जो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन थी स्प्रिंग के लिए, आपके पास जो एक्सप्रेशन जो होती है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर, यही होता है। अगर वहां पर सिंपल आपके पास केवल अगर किसी बॉडी का मास स्मॉल m है, इनर्शिया वहां पर नहीं है, तो सीधा सीधा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, आपके पास जो भी वैल्यू आती है सोल्व करके आप इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इनर्शिया दे रखा है तो सीधा यहाँ पर इनर्शिया फैक्टर, यहाँ पर इनर्शिया की वैल्यू पुट करके स्प्रिंग फैक्टर निकाल के फाइंड आउट कर लेते हैं। इनर्शिया नहीं दे रखा है तो फाइंड आउट करते हैं, फिर हम टाइम पीरियड निकालते हैं। थोड़ा सा जाइए लास्ट यूनिट के अंदर ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर, वहां से इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए +1 क्लास की। तो अब यहाँ पर हम टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, तो टाइम पीरियड का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, t = 2 पाई अंडर द रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, इसका इनर्शिया जो है वो आपके पास आई है, स्प्रिंग फैक्टर निकालना है। जरा इसको देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो = k ऑफ थीटा, जो आप हर केस में करते आ रहे हो, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग, सबके लिए यही तो करते हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पर स्प्रिंग फैक्टर। कितना है यहाँ पर स्प्रिंग फैक्टर, k = mb, यही तो है। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टाइम पीरियड = 2 पाई अंडर द रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया आई बताया मैंने आपको, आई किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और स्प्रिंग फैक्टर ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स को। अगर कंफ्यूजन है तो +1 क्लास की 10th जो आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव जो आपकी यूनिट है वो, और जो टॉर्क वाला जो चैप्टर आपका रोटेशनल मैकेनिक्स इनर्शिया वाला, वहां से इन दोनों को क्लियर कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताइए, आपको करा दूंगा। आई अपॉन में इनर्शिया फैक्टर आई, स्प्रिंग फैक्टर आ गया हमारे पास mp। तो अब यहां से टाइम पीरियड की मेरे पास ये वैल्यू आ गई, आपको इनर्शिया फैक्टर गिवन मिलेगा, और मास ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन मिलेगा, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, टाइम पीरियड आ जाएगा।
ऐसी फ्रीक्वेंसी पूछता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दीजिए ऑसिलेशन की। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ mb अपॉन आई। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 2 पाई न्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो आपको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दे दे, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दे दे और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तब क्या करेंगे बता सकते हो? क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम पी, या बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आई अपॉन एम। ये आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड की, अगर टाइम पीरियड गिवन है तो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कीजिए। न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एम बी अपॉन आई, या b इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन m इंटू आई। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद थोड़ा बहुत। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सेम वैसे ही करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जैसे सेम। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? हमने यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिल रहा है। मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब कुछ काम कर रहा है, या हम कहें हमारे द्वारा दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो है वो काम कर रहा है। काम किसके अंदर कर रहा है? वर्क किसके अंदर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर रहा है। तो वहां पर वर्क की जो हमारे पास फॉर्म जो क्या होती है? सिंपली एनर्जी होती है। तो एनर्जी जो है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस एनर्जी को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसके लिए। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, यही होता है। जैसे वर्क डन आपके पास होता है इन टर्म ऑफ फोर्स एफ डॉट डी एस, ऐसे टॉर्क की फॉर्म में क्या होता है? टो डी थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें +1 की है आपके, अगर नहीं कर रखी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी, अगर कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब यहां पर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, जैसे ये किसी एंगल थीटा पे था और आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाह रहे हो 0.1 डिग्री या 0.1 रेडियन, तो उस केस में आपको इतना सा वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पे इतना वर्क डन होगा, एक ही बात है, जितना वर्क डन करेंगे उतना इसके ऊपर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर किसी और फॉर्म में वो वेस्ट नहीं हो रहा है तो नहीं जा रहा है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर काम कीजिए, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। जैसे ये एंगल था आपके पास थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ बन रहा था, और अब इसको 90 डिग्री पे पहुंचा दीजिए, या 180 पे पहुंचा दीजिए, या 60 पे पहुंचा दीजिए, या 45 पे पहुंचा दीजिए, कहीं पे पहुंचा दीजिए। थीटा 1 से थीटा 2 पे इसको लेकर के जाइए। तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास इसको इंटीग्रेट कीजिए थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इधर की साइड आपके पास 1 का विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, डब्ल्यू लिमिट अपर टू लोअर। पहले जब कोई काम नहीं किया तो 0, बाद में आपने जितना भी काम किया मैक्सिमम वो डब्ल्यू से दिखा दिया, इज इक्वल टू टो। टो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा। इधर इसको सोल्व करोगे अपर माइनस लोअर, W माइनस 0 इज इक्वल टू M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट कांस्टेंट है, स्मॉल m इंटू 2l। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बाहर लिख लो। B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, वेरी नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी कांस्टेंट है।
इसको भी बाहर लिख लू, थीटा आपने वहां पर वेरी कराना है, कहां से कहां तक लेकर के जाना है वो जहां से भी पूछता है। तो ये आपके पास वेरिएबल हो गया, θ1 to θ2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो हमारे पास नेट वर्क डन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा लिमिट θ1 to θ2, अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एम बी, माइनस को बाहर लिख लू, कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1। ओके, अंदर लेकर के जाओगे तो कोस ऑफ θ1 माइनस कोस ऑफ θ2, इनमें कंफ्यूज नहीं रहना है, लास्ट वाले टॉपिक की तरह जो हमने किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही, जैसे भी रखना चाहो। तो यही वर्डन जो है इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की। U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1, वेयर θ1 जो है वो एंगल है जिस एंगल पे वो पहले प्रेजेंट है, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल जिस एंगल पे पहले प्रेजेंट है वो θ1 है, θ2 वो एंगल है जिस एंगल पे आपने उसको पहुंचाना है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे आप इस पे केस अप्लाई करते हो कि θ1 जो 0 है, 0 डिग्री है, पहले वो ऐसे था, उसको 90 डिग्री पे पहुंचाइए, तो 90 डिग्री पे पहुंचाइए। कितने भी केस आप बना सकते हो, पहले वो था बिल्कुल ऐसे स्टेबल पोजीशन में, अब उसको ऐसे पहुंचाइए मैक्सिमम टॉर्क वाले में, तो θ1 0 एंड θ2 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के एम बी कोस 90 0 कोस 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोस 90 0 माइनस कोस 0 1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, एम बी, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड। अगर ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है मतलब हमें वहां पर काम करना पड़ेगा, आपको काम वहां पर करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव आ रही है, अगर वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो अगर वो नेगेटिव आ रही है इट मीन्स वहां पर काम अपने आप हो रहा है, वहां पर काम अपने आप हो रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आएगी इट मीन्स वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, नेगेटिव आएगी इट मीन्स वहां पर काम अपने आप हो रहा है, मतलब अपने आप घूम रहा है, आपको घुमाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये 0 डिग्री पे था, स्टेबल पोजीशन है, ये कहीं और जाना नहीं चाहता, यहाँ पर आकर के रेस्ट में रह जाएगा। 90 डिग्री पे पहुंचाओगे तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको इतना काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास है। तो अब जैसे आप इसको 45 डिग्री से, यहां पर था 45 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचाओगे, ये आप इस तरीके से करके देखेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको गिवन मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन में पहुंचाइए, तो देखिए काम करने को पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा। स्टेबल से अनस्टेबल में, स्टेबल से अनस्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल से अनस्टेबल, स्टेबल मतलब θ1 0 डिग्री, अनस्टेबल मतलब θ2 इज 180 डिग्री। तो कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगी, माइनस एम बी कोस ऑफ θ2 180 डिग्री पे पहुंचाना, अनस्टेबल पोजीशन में पहुंचाना है, माइनस कोस ऑफ θ1, θ1 कितना है 0 डिग्री। तो आपके पास कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कोस 180 माइनस का 1 कोस 0 1, तो ये आपके पास कितना हो गया माइनस के 2, तो ये आपके पास कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ एम बी। इतना काम आपको करना पड़ेगा, उसको आपको स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल में पहुंचाने के लिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और उसका 2 टाइम अपने आप नहीं जाएगा। अगर आप उसको अनस्टेबल में लेकर के जाओगे तो आपको इतना काम वहां पर उसके ऊपर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही आपकी। देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, आपको फिगर गिवन है,
ये आपके पास फिगर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखे कोई बात नहीं, मान लेना मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी है। ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया है नहीं बता रखा है। यहां पर कोई मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी हुई है, ये कोई नीडल यहां पर रखी हुई है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो कंपास नीडल है, आप इस मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट सिंपल होती है, मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। जितनी पोल स्ट्रेंथ इसकी इतनी इसकी है उतनी इसकी है, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो चाहे वो बार मैग्नेट कहे, चाहे वो मैग्नेटिक कंपास कहे, कंपास नीडल कहे, चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल कहे, एक ही बात है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है वो आप सारी करके देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने को मिलती है उसके अंदर, उसमें बेकार के जो क्वेश्चन है वो नहीं दिए होते हैं। हर क्वेश्चन आपको अलग से नई चीज आपको सिखाएगा। तो अब वो आपसे कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका कंपास नीडल का आपके पास है 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है इसका कंपास नीडल का, दैट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि ये 10 कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 6.70 सेकंड के अंदर। 6.70 सेकंड में कंप्लीट करता है 10 ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ऑसिलेट कर रहा है 10 ऑसिलेशन इतने टाइम में कंप्लीट करता है 6.70 सेकंड के अंदर। तो आपने बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन है, यहां से 10 ऑसिलेशन दे रखे हैं, इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 6.070 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 0.67 सेकेंड। ओके, सारी चीजें आ गई। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, जो हमारे पास फॉर्मूला जो आया था दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या था भाई 4π² I अपॉन m t स्क्वायर, यही था 4π² I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड t इज टाइम पीरियड और इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे पहले देखिए एसआई सिस्टम में है या नहीं है। एम्पियर मीटर स्क्वायर ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओके, सेकंड ओके। तो सोल्व कीजिए। आई की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻2 एंड टाइम पीरियड इज 0.67 और इसका स्क्वायर 0.67 इंटू 0.67। सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी वैल्यू जो है वो लिखिए, कितनी आपको देखने को मिलेगी, टेस्ला के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास वो कह रहा है कि कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है, शॉर्ट बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल आपके पास वो है, और वहां पर वो 30 डिग्री एंगल के साथ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन है। थीटा जो कितना है 30 डिग्री है, और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 800 गोज। ये ऐसे कुछ इस टाइप से यहाँ पर कोई शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी शॉर्ट मैग्नेट है जिसका जो यहाँ पर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल के साथ अलाइन है, थीटा इज 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 800 गोज। टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, टॉर्क की वैल्यू है इसकी वजह से 0.016 न्यूटन मीटर। आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, या यू कैन कॉल इट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने बताना है। ओके, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, तो एम निकाल सकते हैं, एम इज इक्वल टू अपॉन बी
साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए सभी को। यहां पर यह है आपके पास डिग्री, तो π/6 यही होगा, 180/6 आपके पास ये हो गया π/6 गोज 800 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला न्यूटन मीटर। ओके, वैल्यू पुट कीजिए। टॉर्क 0.016 अपॉन 800 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन ऑफ π/6। तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी साइन π/6 होता है आपके पास 1/2। सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके पास आ जाएगी ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। उसको मोस्ट स्टेबल पोजीशन से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में पहुंचाने के लिए वहां पर कितना वर्डन आपको करना पड़ेगा, ये आपने बताना है। तो हमारे पास वर्डन का हो या मैग्नीपोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, W = -mv cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1, यही होता है। अब आपने उसको पहुंचाना है मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, मतलब θ1 यहां पर कितना है 0 डिग्री, θ2 यहां पर कितना है 180 डिग्री, यही है। तो पहुंचाइए जरा इसको, तो आपके पास क्या आएगा, W = -mb cos ऑफ 180 माइनस cos ऑफ 0। तो आपके पास कितना हो जाएगा, -mb cos ऑफ 180 -1 cos 0 1, तो माइनस माइनस 1 -1 -2 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ mb। तो 2 टाइम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास कितना गिवन था, आपने अभी अभी फाइंड आउट किया था। जो भी वैल्यू आई थी वो पुट कीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड जो था कितना गिवन है 0.016 न्यूटन मीटर। सोल्व कीजिए और मेरे को बताइए कितना आपको वर्डन करना पड़ेगा। ओके।